नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका और हम सबसे पहले सौदा आपका में नजर डालते हैं कमोडिटी पर, लेकिन उससे भी पहले आपको बताते हैं कि आज कैसा एक्शन है सौदा आपका में आपके लिए। कमोडिटी बाजार के खुलते ही कमाई के टिप्स लेकर आएंगे। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपको देंगे। एक इंट्राडे पिक। निफ्टी में कमाई की स्ट्रैटेजी पर होगी बातचीत। क्रूड में हम देख रहे हैं तेज गिरावट। फोकस में रहेंगे ऑयल गैस शेयर। विप्रो के नतीजों के बाद शेयर रखें या बेचें, क्या करें आप विप्रो में बताएंगे आपको। एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी और साथ ही में आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट। तो बहुत ही एक्शन पैक शो रहने वाला है, लेकिन उससे पहले रुख कमोडिटी बाजार का। तो आज हमने देखा है कि रुपए की गिरावट के साथ शुरुआत हुई है, थोड़ा सा कमजोर है रुपया। इनफैक्ट 2 साल के अपने निचले स्तर के साथ 67-70 के आसपास आज रुपए की शुरुआत हुई है। तो रुपए की चाल पर रहेगी नजर, लेकिन एक और गिरावट जो जरूर चिंता में डाल सकती है वो है क्रूड की कीमत। ईरान पर से पश्चिमी देशों की आर्थिक पाबंदी हटने के बाद कच्चे तेल में गिरावट बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज ब्रेंट क्रूड कारोबार की शुरुआत में $28 के भी नीचे फिसल गया था। फिलहाल ये करीब 1% की गिरावट के साथ $28 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। WTI क्रूड में भी करीब हम 1% की गिरावट देख रहे हैं। ये पिछले 12 साल का अपना निचला स्तर है। इस पूरे महीने कच्चे तेल में करीब 22% की भारी गिरावट हम देख चुके हैं। और आपको बता दें कि ईरान से ये जो पाबंदी हट गई है पश्चिमी देशों की, और ये अब उम्मीद की जा रही है कि ईरान जो है सप्लाई को और बढ़ाएगा और रोजाना 5 लाख बैरल जो है सप्लाई में और जुड़ सकता है जब ईरान भी क्रूड का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। इस बीच शेयर बाजारों में गिरावट से हम सोने को सपोर्ट मिलता हुआ देख रहे हैं, और सोने को सपोर्ट मिलने की एक वजह ये भी रही है कि अमेरिका के जो इकोनॉमिक आंकड़े आए हैं वो अच्छे रहे, जिसमें रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल अच्छे नहीं रहे, माफ कीजिएगा, रिटेल सेल और वहां के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े अच्छे नहीं आए हैं, और इसलिए हम सोने को देख रहे हैं सपोर्ट मिल रहा है। विदेशी बाजारों में ये $1090 के पार चला गया है। चांदी में भी हल्की मजबूती जरूर देखने को मिल रही है। बात करते हैं बेस मेटल्स की। एलएमई पर बेस मेटल्स में आज हल्की बढ़त दिख रही है। कॉपर का दाम करीब 1% तक बढ़ गया है, हालांकि शंघाई एक्सचेंज पर इसमें गिरावट का रुख है। आज हमने बता दिया कि डॉलर के मुकाबले रुपया अभी संभलने की कोशिश कर रहा है, पर शुरुआत हुई थी इसकी गिरावट के साथ, मतलब मजबूत दिख रहा था रुपया, और ये चिंताजनक हो सकता है रुपए के लिए। पिछले हफ्ते सेबी ने एग्री कमोडिटी वायदा पर सख्ती दिखाते हुए पोजीशन लिमिट में 50% की कटौती कर दी, जो मार्च वायदा से लागू होगी। वहीं इंट्राडे प्राइस लिमिट को भी घटाकर 4% कर दिया गया है, जो फरवरी से लागू होने वाली है। तो चलिए कमोडिटी बाजार खुल गए आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले क्रूड दबाव के साथ ओपन होते हुए 1978 के भाव के साथ क्रूड की शुरुआत हो रही है। कमजोर शुरुआत क्रूड कर रहा है। सोने में भी कमजोरी, 26,043 के भाव के साथ सोने की शुरुआत हो रही है। लाल निशान पर सोना है फिलहाल खुलते के साथ। चांदी का भाव अभी बदला नहीं है, 34,000 के आसपास है, लेकिन नेचुरल गैस आपके सामने $139 के भाव के साथ दबाव के साथ नेचुरल गैस MCX की शुरुआत हो रही है आज के बाजार में। मेटल पैक में कॉपर में मजबूती, $296.65 का भाव मजबूती के साथ कॉपर की शुरुआत। वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है निकल भी, $577.30 के साथ हरे निशान में निकल की शुरुआत। एल्यूमिनियम भी हरे निशान में। तो मेटल पैक में अभी तक हम देख रहे हैं कि तेजी कायम है। लेड भी आज हरे निशान पर ही खुल रहा है $109 के भाव के साथ, और जिंक में भी तेजी है। तो सारे ही पूरे बेस मेटल्स में आज मजबूती हरे निशान के साथ शुरुआत हो रही है। एग्री कमोडिटी सोयाबीन 3,685 के साथ ₹4 की तेजी के साथ आज खुलते हुए। सरसों 4,440 का भाव है। सोया ऑयल में भी तेजी है, $613.50 के साथ सोया ऑयल की शुरुआत हो रही है। चने में दबाव है, 4,846 का भाव, ₹8 के दबाव के साथ आज चना खुल रहा है, और चीनी भी दबाव के साथ खुल रहा है। तो मिले जुले रुझान नजर आ रहे हैं, जहां एग्री कमोडिटीज में थोड़ा सा दबाव दिख रहा है, लेकिन आज बेस मेटल्स में मजबूती है, वहीं क्रूड दबाव में है। तो आपकी क्या हो स्ट्रैटेजी, यही बताएंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। एसएससी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय और इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन मेरे साथ है। प्रियंक, आज के बाजार में आप कहां पैसा लगाने की सलाह देंगे? कैसा दिख रहा है आपको बाजार?
देखिए, जिस तरह से बेस मेटल्स फॉर्म ओपन हुए हैं, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा गोइंग इनटू द सेशन। कॉपर में खरीदारी की सलाह रहेगी 294 के आसपास। स्टॉप लॉस 291 का रहेगा ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस एंड टारगेट्स वुड बी अराउंड 300। ओके, मनोज जी, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आप कहाँ एक्शन देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी होगी आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका। हमारी आज स्ट्रेटेजी जो है दोनों खरीदारी की रहेगी, क्योंकि जो दोनों कमोडिटी आज हमने सिलेक्ट की है, कोरिएंडर और आरएमसी, जो वैल्यू है इनका ऑलरेडी जो है काफी बड़ा करेक्शन हम दोनों ही कमोडिटी में देख चुके हैं पिछले एक क्वार्टर में। और जिस तरह से जो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां पे थोड़ा सा वेदर में डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से और जो रूपी की कमजोरी है उसकी वजह से दोनों ही कमोडिटी को निचले स्तर पर जो है सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। कोरिएंडर में अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 7040 पे खरीदारी करेंगे 7250 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 4920 रुपए का। और दूसरी कमोडिटी होगी सरसों, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 4100 के स्तर पर खरीदारी करने का लक्ष्य रखेंगे 4160 रुपए का, और स्टॉप लॉस होगा 4070। प्रियंका, आज जो है अब ईरान से पाबंदी हट गई है, सप्लाई बढ़ने के अब कयास लगाए जा रहे हैं। आप इसमें और कितनी गिरावट देख रहे हैं? क्रूड में क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए, क्रूड में जिस तरह से प्राइसेस काफी ओवरसोल्ड है एंड मेरा मानना है कि डाउनसाइड यहाँ से लिमिटेड है, मे बी अनदर $1 or $2 फ्रॉम हियर। यहाँ से शॉर्ट का पोजीशन काफी रिस्की रहेगा, मे बी 50 मिल सकता है ऑन द डाउन साइड, बट आई वुड लाइक टू प्ले बाय ऑन डिप्स रादर देन सेल ऑन रैलीज। तो यहाँ से सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि $28 का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा इंटरनेशनल मार्केट्स में, और घर बाजार में भी 2900 2850 वुड बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। ओके, सो ईरान जब बढ़ाएगा अपनी सप्लाई तो ऑलरेडी जो क्रूड का बाजार है जिसमें बहुत ओवर सप्लाई की सिचुएशन है, 5 लाख बैरल और क्रूड जुड़ सकता है और इसीलिए क्रूड में और गिरावट की आशंका यहाँ जताई जा रही है। प्रियंक, साथ ही में सोने में आपकी स्ट्रैटेजी समझना चाहूंगी, क्या करना चाहिए? देखिए, सोने में हमने फ्राइडे को एक अच्छा खासा रैली देखा था ड्यू टू डॉलर रुपी का भी जो एक सपोर्ट मिला था मार्केट को, एंड प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स भी फॉर्म ट्रेड हो रहे थे। ओवरऑल बायस अपसाइड का रहेगा। ग्रेजुअली वी शुड हेड टुवर्ड्स 26,500 26,700 इन दिस वीक और मे बी 10 days टाइम। सिल्वर भी हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी आज की तरफ से, बाय 33,900 के आसपास बाई किया जा सकता है इस कमोडिटी को। 33,600 के नीचे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट्स वुड बी 4,500। ओके, सो लेकिन साथ ही आपको बता दें, हमें बाजार जबरदस्त गिरावट से जूझ रहे हैं। हम निफ्टी को काफी नीचे आते हुए देख रहे हैं, लेकिन बात हम कमोडिटी बाजार पर कर रहे हैं अभी। मनोज, आपसे रुपए के बारे में समझना चाहूंगी, थोड़ा सा संभलने की कोशिश रुपया जरूर कर रहा है, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से रुपए की चाल कैसी रहेगी? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से हमने जो है पिछले वीक में क्लोजिंग देखी थी 6740 जो है काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस पॉइंट था, और उसके ऊपर हमने जो है वीकली क्लोजिंग आते हुए देखी थी, और डॉलर इंडेक्स में भी जो है ग्रेजुअली मजबूती देखने को मिल रही है। तो हमारा मानना है कि रुपये में जो गिरावट है वो थोड़ी और गहरा सकती है, हो सकता है 68-20 तक के स्तर जो है इस वीक में एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो जिस तरह से इक्विटी जो है फाइनेंशियल मार्केट में भी जो है सेलिंग देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से भी जो है दबाव रुपये के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो जो गिरावट है वो और बढ़ सकती है और एक बार 68 से 68-20 तक के स्तर जो है देखने को मिल सकती है। साथ ही में मनोज, आपसे समझना चाहूंगी, सेबी ने जो प्राइस लिमिट और पोजिशनल लिमिट की सख्ती दिखाई है आगे, आप इसका कैसा असर देख रहे हैं? बिल्कुल अच्छा कदम है। एक्चुअली पहले जो है एग्री कमोडिटीज में जो है अपर प्राइस बैंड जो है 4% का ही हुआ करता था, लेकिन उसको बढ़ा करके जो है पिछले वर्ष जो है 6% तक कर दिया गया था। लेकिन सेबी ने वापस जो है उसको वोलेटिलिटी को देखते हुए एक बार फिर जो है रिड्यूस किया है पोजीशन लिमिट भी और प्राइस भी। तो एक अच्छा कदम है और हमारे हिसाब से जो है इससे मार्केट के ऊपर पॉजिटिव ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्रियंका, आपसे बेस मेटल्स पर व्यू चाहूंगी कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं। काफी एलएमई में हमने काफी उठापटक देखी है, आज भारतीय बाजारों में तो बेस मेटल्स हरे निशान पर खुल रहे हैं। ओवरऑल आप बेस मेटल्स पर क्या व्यू रखते हैं अभी?
देखिए ओवरऑल बेस मेटल्स में देयर इज नो चेंज, ड्रास्टिक चेंज इन फंडामेंटल, बट जिस तरह से करेक्शन हमने देखा हुआ है सारे बेस मेटल्स में इन 2015 एंड स्टार्ट ऑफ 2016, तो थोड़ा बहुत रिबाउंड फ्रॉम द लोअर लेवल्स आ सकता है. वी कैन से दैट इट्स अ शॉर्ट कवरिंग रैली, बट अभी भी प्रीमेच्योर रहेगा कहना कि ये प्राइजेस ने बॉटम बना चुका है. तो फिलहाल लगता है कि ओवरसोल्ड कंडीशंस की वजह से एक बार शॉर्ट कवरिंग पुल बैक रैली ऑन द हायर साइड आनी चाहिए. तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट न करें, थोड़ा हायर लेवल्स आएगा फिर उसके बाद हम शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं. बट राइट नाउ स्ट्रेटेजी शुड बी टू बाय फॉर दिस शॉर्ट कवरिंग पुल बैक. ओके, सो लॉन्ग की सलाह दे रहे हैं आप, लेकिन नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं काफी गिरावट बढ़ रही है. प्रियंक, नेचुरल गैस में क्या करने की सलाह देंगे? देखिए नेचुरल गैस में हमने देखा 160 से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेके करेक्शन देखा है, तो मे बी ये करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 135 के आसपास. बट ओवरऑल मुझे लगता है 135 एंड 128 रेंज में एक बार प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाने चाहिए और वहां से फिर से एक बार हम पुल बैक ऑन द हायर साइड देख सकते हैं. शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का. एसएससी फाइनेंस के प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ थे, साथ ही इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन भी जुड़े हुए थे. आपको सलाह दे रहे थे कि किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कमोडिटी बाजार के खुलते ही. आप दोनों का धन्यवाद. कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम आपको दिन भर सीएनबीसी आवाज पर देते रहेंगे. फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं. सौदा आपका में आगे आपके लिए हम लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही एक्शन वाले शेयरों पर कहा करें आप फोकस. राकेश बंसल जुड़ेंगे, बताएंगे इस गिरते हुए बाजार में क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी. बाजार में दिख रहा है किस तरह का एक्शन, इससे बात करें उससे पहले आपको देते हैं मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप जोरदार कमाई कर सकते हैं. वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का. और आज का तत्काल ट्रेड आइडिया SIMIBHAUMIC.com की सिमी भौमिक दे रही है. इनका कहना है HUL को आप बेचिए, सेल HUL. इसमें स्टॉप लॉस 808 रुपए के ऊपर का रखिए, लक्ष्य ये 784 से 778 रुपए का दे रही हैं. और इसमें HUL पर सेल की सलाह ये है तत्काल ट्रेड आइडिया सिमी भौमिक का आपके लिए. खरीद बेचिए HUL. लेकिन इस बाजार पर जरूर नजर डालना चाहिए. गहरा आता हुआ है दबाव बाजार में. सुबह से ही हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी 15,000 से नीचे आ गया है और ये अगस्त 2014 के बाद अपना निचला स्तर दिखा रहा है. दबाव गहरा रहा है. 182 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में दिख रही है. वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी 52 हफ्ते के निचले स्तर को टच किया है. मिड कैप जो है 2014 के बाद इतना नीचे पहली बार गिर रहा है. ये 52 हफ्ते के अपने निचले स्तर को टेस्ट कर रहा है. निफ्टी में भी दबाव गहराते हुए 32 अंकों की गिरावट है. 7,405 पर निफ्टी है. सेंसेक्स 104 अंकों की गिरावट के साथ 24,360 के आसपास है. लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो 95 शेयर हैं जो बढ़ने और इनके मुकाबले 1,378 शेयर हैं जो गिरने हैं. तो गिरावट जो है वो हावी हो रही है बाजारों पर. केन इंडिया जिस तरह से क्रूड की चाल चल रही है उसका भी प्रेशर क्रेन को उठाना पड़ रहा है. केन इंडिया, सिप्ला, बजाज ऑटो, PNB, इन सभी में दबाव है. केन इंडिया में तो 4% से ज्यादा का दबाव. जी एंटरटेनमेंट भी दबाव के साथ कारोबार कर रहा है. L&T में ऑलमोस्ट 2.5% के दबाव को टच करने वाला है. L&T, भारती एयरटेल भी आज दबाव के साथ ही कारोबार कर रहा है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी दबाव, वेदांता दबाव के साथ है. ONGC में दबाव देखने को मिल रहा है. गेल एक ऐसा शेयर जरूर हो सकता है अभी जो इस गिरावट में भी हरे निशान पर कारोबार करने में कामयाब हो रहा है. 3.5% की बढ़त यहां
देखने को मिल रही है। टीसीएस, आईटीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये कुछ वो शेयर हैं जो अभी भी हरे निशान में है, लेकिन पूरे बाजार में दबाव हावी होते हुए हम देख रहे हैं 52 हफ्ते के निचले स्तर को कई स्टॉक्स छू रहे हैं और ये बाजार के लिए चिंताजनक हो सकता है। मेरे साथ राकेश बंसल जुड़ गए हैं, आपके ग्लोबल के वाइस प्रेसिडेंट। राकेश जी नमस्ते, बताइए बाजार में क्या स्ट्रैटेजी रखें? चिंता बढ़ रही है निफ्टी और सेंसेक्स और मिड कैप को देख करके। नमस्कार प्रियंका। बिल्कुल मार्केट में चिंता बढ़ रही है। निफ्टी में एक बड़ा क्रैक हमने पहले 7540 के नीचे आते हुए देखा और शुक्रवार के सेशन में 7500 के लेवल्स को डिसाइसिवली क्रैक करा है। ऊपर में 7605 एक क्रिटिकल निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है और जब तक निफ्टी इसके नीचे है, जो ब्रॉडर आउटलुक है वो मार्केट का खराब रहेगा और नीचे में निफ्टी इजीली 7250 के स्तरों तक फिसल सकता है। ब्रॉडर देखें तो मिड कैप्स में और सेलेक्ट स्टॉक्स के अंदर अगर आप देखें तो मेरा ऐसा मानना है उछाल पे बिकवाली करके चलना चाहिए। सिर्फ 2-3 स्टॉक्स को अगर आप हटा दें, जैसे निफ्टी का हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस, ये दो एकमात्र स्टॉक हैं जो एक अच्छे अप ट्रेंड के अंदर हैं, जहां पर बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपना के चली जा सकती है। एल्स अगर आप मार्केट में देखें प्रियंका, तो ज्यादातर स्टॉक्स में स्ट्रक्चर नेगेटिव है। कई स्टॉक्स नए 52 वीक लो लगा रहे हैं और ट्रेडिंग के नजरिए से शॉर्ट टर्म में सेलिंग करके चलना चाहिए। बिल्कुल सेलिंग की सलाह दे रहे हैं राकेश जी, लेकिन इनसे हम चर्चा करेंगे कुछ स्टॉक्स के टेक्निकल चार्ट्स पर भी। पर फिलहाल 52 हफ्ते के निचले स्तर पर कई इंडेक्सेस हैं, मिड कैप इंडेक्स, बैंक निफ्टी, सभी में हम दबाव देख रहे हैं। लेकिन आपके सामने है दिसंबर का ट्रेड डाटा और ये दिसंबर में इंपोर्ट में हम देख रहे हैं कि एक ये घटा है और 3396 करोड़ के आसपास ये दिख रहा है। दिसंबर में इंपोर्ट डाटा में दबाव देखने को मिल रहा है। वही एक्सपोर्ट में भी हम देख रहे हैं कि इसमें भी घटने की ही बात कही जा रही है। ये डेटा बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें दिसंबर के एक्सपोर्ट डेटा में भी कमी आई है। और आपके सामने अब रखते हैं व्यापार का घाटा, जो कि 978 करोड़ से बढ़कर 1166 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। ये है व्यापार घाटा, इसमें भी हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। चांदी के इंपोर्ट में 354 करोड़ डॉलर से बढ़कर 381 करोड़ डॉलर हो गई है। राकेश जी आपसे अब मैं समझना चाहूंगी, हमारे सामने ये ट्रेड डेटा भी आ गए थे इसलिए मुझे रोकना पड़ा था आपको, कि इस बाजार में जहां इतनी गिरावट है, आप निफ्टी में सेल की सलाह दे रहे हैं, लेकिन क्या आप कुछ और स्टॉक्स के टेक्निकल चार्ट्स को देख रहे हैं और इन पर आप क्या करने की सलाह देंगे? इस गिरते हुए बाजार में आपके कोई पिक हैं? बिल्कुल प्रियंका, पिक है। पहला कॉल एक सेल कॉल रहेगा कैडिला हेल्थ केयर पर। काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली विजिबल है और कैडिला हेल्थ केयर में अच्छी गिरावट मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकती है। 322 के स्टॉप लॉस के साथ कैडिला को बेचने की राय रहेगी 281 के टारगेट के लिए। और दूसरा एक सेल कॉल रहेगा प्रियंका वेदांता पर। अगर आप देखें हिंडाल्को और टाटा स्टील से पहले वेदांता ने एक नया 52 वीक लो लगाया और काफी बड़ी गिरावट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। 82.75 के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता को बेचना चाहिए 58 रुपीज के टारगेट के लिए। एंड प्रियंका एक चीज कहना चाहूंगा, स्टॉप लॉसेस थोड़े डीप हैं क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। पुलबैक्स में अगर छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उनके ट्रिगर होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो अगर आप मार्केट में लॉन्ग या शॉर्ट दोनों साइड में ट्रेड कर रहे हैं तो अधिकतर केसेस में आपको बड़े स्टॉप लॉस मिलेंगे। यही कहना चाहूंगा व्यूअर्स को, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इस वोलेटाइल मार्केट्स के अंदर तो डीप स्टॉप लॉसेस लगा के ही ट्रेड करें। ओके, सो डीप स्टॉप लॉसेस का ख्याल जरूर रखें। यह है राकेश की टिप आपके लिए इस गिरते हुए बाजार में। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं राकेश बंसल हमारे साथ बने हुए हैं। इनसे जानेंगे कि वो स्टॉक्स जहां इन्हें दिख रहा है एक्शन, जो ज्यादा गिरे हुए हैं या इस गिरे हुए बाजार में भी चढ़े हुए हैं, उनमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अभी वापस आ रहे हैं। बाजार में जबरदस्त गिरावट, सेंसेक्स में हम 110 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी भी 35 अंकों से कमजोर 7403 पर है। मिड कैप अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर को छू रहा है और बैंक निफ्टी में भी दबाव गहराता हुआ। और इस गिरावट के आलम में क्या करना चाहिए आपको बाजार में? राकेश जी आपने 2 सेल कॉल दी है, लेकिन मैं समझना चाहूंगी जब बाजार इस गिरावट से जूझ रहा है तो कई खरीदारी के आप मौके देख रहे हैं? बिल्कुल प्रियंका, खरीदारी का मौका है। इन्फोसिस की अगर आप बात करें तो एक अच्छे नतीजों के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट
1100 के स्तरों के ऊपर हुआ है और इन्फोसिस माइट बी द फर्स्ट फ्रंट लाइन काउंटर टू मेक अ न्यू लाइफ टाइम हाई ऑल्सो। 1097 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस को खरीदना चाहिए 1189 के टारगेट के लिए। एंड जिस तरीके से रिलायंस ने करेक्शन ली है नीचे में 1041 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है रिलायंस के अंदर भी। रिलायंस को भी खरीदना चाहिए 1041 के स्टॉप लॉस के साथ 1130 के टारगेट के लिए। ओके, रिलायंस में भी आप खरीद की यहाँ पर सलाह दे रहे हैं, लेकिन टारगेट और स्टॉप लॉसेस का ख्याल जरूर रखें। इन दोनों में खरीद की सलाह राकेश जी दे रहे हैं, इन्फोसिस और रिलायंस। और आपको बता दें, क्योंकि रिलायंस की चर्चा हो रही है, ये जो चैनल आप देख रहे हैं वो टीवी 18 का चैनल है। टीवी 18 और इसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद FNO स्ट्रैटेजी पर होगी बात। हमारे साथ जुड़ेंगे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी, दो खास मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ, और लेकर आएंगे आपकी FNO स्ट्रैटेजी पर सलाह। बाजार में गिरावट, निफ्टी 7400 के करीब, सेंसेक्स भी नीचे, मिड कैप इंडेक्स में 0.3% की भारी गिरावट और बैंक निफ्टी 2% नीचे। ऑटो, एंसिलरी और एविएशन शेयरों ने बनाया बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव। स्पाइस जेट 5.5% तो जेट एयरवेज 3% नीचे। ईरान से आर्थिक पाबंदी हटने के बाद कच्चे तेल में गिरावट बढ़ी, ब्रेंट का दाम $28 तक फिसला। विप्रो ने पेश किए मिले जुले नतीजे, कंपनी ने बढ़ाया गाइडेंस, शेयर पर हल्का दबाव। कोटक महिंद्रा और माइंडट्री के नतीजों का इंतजार। हर कदम लेंगे इस डायरेक्शन में कि जो न केवल इंडियन यूनिट्स यहां रजिस्टर करें बल्कि सिंगापुर की यूनिट्स हिंदुस्तान में आए। सरकार बजट में कर सकती है स्टार्टअप के लिए और ऐलान। खास मुलाकात में DIPP सेक्रेटरी अमिताभ कांत ने कहा, 1 साल में बदलेगी स्टार्टअप्स की दुनिया। और आज से सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम फिर से शुरू। 22 जनवरी तक पैसा लगाने का मौका, घरेलू निवेशकों को मिलेगा 0.3% ब्याज। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर कुछ देर पहले फ्लैश हुए दिसंबर महीने के ट्रेड डेटा, उस पर किया जाए फोकस। इंपोर्ट घटा है, लगभग 4% के आसपास की कमी इंपोर्ट में आई है और एक्सपोर्ट में लगभग 15% की कमी आई। तो दोनों ही घटे हैं, लेकिन इंपोर्ट में कमी ज्यादा आती हुई दिखी, और वो भी तब जबकि गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा है। 354 करोड़ डॉलर से बढ़कर 381 करोड़ बढ़ा है। चांदी का इंपोर्ट बढ़ा है, गोल्ड और चांदी का इंपोर्ट बढ़ा है, दाल का इंपोर्ट बढ़ा है, खाने के तेल का इंपोर्ट बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल इंपोर्ट में कमी आई है। अब इन डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अजय सहाय साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो DG हैं FIEO के। सहाय साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले जो डेटा ओवरऑल निकल कर आ रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में, यानी कि कारोबार में कमी होती हुई दिख रही है, कैसे देखा जाए इसे? नहीं, डेटा डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है कि एक्सपोर्ट्स का भी जो डिक्लाइन था वो ज्यादा शार्प था, वो भी कम हो गया है और इंपोर्ट का डिक्लाइन भी कम हुआ है। अब हमें ये देखना पड़ेगा जो इंपोर्ट का, जो नॉन ऑयल इंपोर्ट्स जो है जिसकी ग्रोथ आई है, वो किस सेक्टर्स का, अगर वो कैपिटल गुड सेक्टर, मशीनरी सेक्टर का या की इनपुट सेक्टर का है, तो इकोनॉमी के लिए एक अच्छा साइन होगा। इसका इंडिकेशन होगा कि स्लोली मैन्युफैक्चरिंग पिकअप करेगी। लेकिन ये अगर फिनिश प्रोडक्ट्स हैं तो ये जरूर वरीइंग साइन है। तो हमें इंपोर्ट प्रोफाइल देखना पड़ेगा। जहां तक ट्रेड डेफिसिट का सवाल है, हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी मैनेजेबल ऐसे भी चल रहा है। हम करंट अकाउंट डेफिसिट भी 1.2%, 1.3% के आसपास देख रहे हैं, तो ये चिंता का विषय नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सपोर्ट्स में जो गिरावट चल रही है उससे एक्सपोर्ट सेक्टर काफी चिंतित है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में गिरावट शायद आने वाले दिनों में थोड़ी कम हो। ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी चैलेंजिंग रहेगी और 2016 जो है एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए काफी चैलेंजिंग ईयर रहेगा। सर, मैं इंपोर्ट में भी कमी देख रहा था, लेकिन इंपोर्ट में जो बढ़त जहां आती दिख रही है वो डेटा कोई अच्छी नहीं दिख रही। क्योंकि देखिए, सोना चांदी का इंपोर्ट बढ़ा है, खाने पीने के तेल का, दाल का इंपोर्ट बढ़ा है और स्टील का इंपोर्ट भी थोड़ा बढ़ा है, यानी कि वो भी डंपिंग हो रही है दूसरे देशों से। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से
या ग्रोथ के लिहाज से तो कोई भी डेटा अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये जो कुछ भी बढ़त दिख रही है इंपोर्ट में वो सारी की सारी कंजम्पशन वाली है। नहीं, ये मैंने कहा कि हमने अभी इतना एनालाइज नहीं किया, लेकिन अगर आप जैसे बता रहे हैं कि कंजम्पशन वाले इंपोर्ट, लेकिन जैसे 4 बिलियन करीब टोटल इंपोर्ट बढ़ा है इंडिया का इस साल, इस महीने दिसंबर महीने में, तो इनका गोल्ड का इंपोर्ट कुछ 300 मिलियन आसपास है। हमें ये देखना होगा कि जैसे अगर आप बता रहे हैं कि भाई दाल का है, एडिबल प्रोडक्ट्स है, उसके लिए हम ज्यादा नहीं कर सकते, उसके लिए हमें डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा, तो जब तक हम अपने डोमेस्टिक कंसर्न को एड्रेस नहीं करेंगे। गोल्ड सिल्वर का जरूर है, ये देखना पड़ेगा कितना बढ़ रहा है। और हमें ये आपने सबसे सही बात की कि अगर स्टील का इंपोर्ट बढ़ रहा है तो ये शो कर रहा है कि जो डंपिंग हो रही है या जो इंडिया में ज्यादा स्टील का इंपोर्ट हो रहा है वो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के लिए अच्छा साइन नहीं है। स्टील इंडस्ट्री इंडिया में ऐसे ही चैलेंज झेल रही है, डिमांड कम हो रही है, उसके बाद अगर इंपोर्ट बढ़ता है तो इस चीज को देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने पहले भी ड्यूटी बढ़ाई है, सेफगार्ड ड्यूटी लगाई है, अब ये हमें देखना पड़ेगा इसको हम किस तरह कर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया साहिब साहब आपका हमारे लिए तुरंत फटाफट विश्लेषण देने के लिए इन आंकड़ों का। तो साफ तौर पर इंपोर्ट में कमी आई है, एक्सपोर्ट में कमी आई है, ट्रेड डेटा थोड़े से निराश करने वाले। लेकिन ट्रेडर्स हॉटलाइन में हमारा खास तौर पर फोकस होता है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स की मदद करना। अगर आप भी कोई सौदा करना चाहते हैं, कर चुके हैं, जिन पर राय लेना चाहते हैं, तो आप तुरंत हमें फोन करें। हमारे फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर 1800209789 चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है आरके ग्लोबल के राकेश बंसल, और अब वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए इंडिया इन्फोलाइन के डेरिवेटिव एक्सपर्ट नवनीत डागा भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। मैं इससे पहले कि दर्शकों के सवाल लूं, नवनीत एक राय आपसे निफ्टी यहां पर पहले लेना चाहता हूं, बताइए 7400 के बेहद करीब है हम, क्या किया जाए? देखिए अनिल जी, निफ्टी ओवरऑल स्ट्रक्चर डेफिनेटली बहुत वीक है मार्केट का, और जिस हिसाब की मार्केट्स के अंदर में पोजीशंस बन रही है अभी भी मंदी की पोजीशंस है। बट फॉर द डे और 1 या 2 दिन की ट्रेड के लिए बात करेंगे तो एक थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने को मिल सकता है मार्केट्स के अंदर में। जिस हिसाब से दिखने लगे हैं कि थोड़ा आईटी स्टॉक्स में काफी आईटी स्टॉक्स में बढ़ोतरी आ रही है। निफ्टी के अंदर में एक इंट्राडे ट्रेड लेना है तो समवेयर नियर टू 7420 के आसपास पे फ्यूचर्स लेवल्स पे वहां पे एक एंट्री ले सकते हैं। अपसाइड टारगेट 7480 7520 के रख सकते हैं, और नीचे के इंट्राडे स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 7380 के लेवल्स के रखना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी पे कॉन्ट्रैक्ट कॉल खरीदारी करने की राय 7420 7425 की रेंज में तेजी करें, 7500 का कॉल सामने 65 रुपए पर बेच दें। और ये नवनीत सारे लेवल्स जो आप देख रहे हैं, आप जो दे रहे हैं वो वायदा कारोबार के हैं? हाँ सर, फ्यूचर्स लेवल्स है सारे, फ्यूचर्स के लेवल्स पे एंट्री पॉइंट और सामने कॉल ऑप्शंस भी। परफेक्ट। चलिए, दर्शकों के सवाल लेते हैं, सीधे चलते हैं सूरत। पंकज हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सर गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, वेदांता शॉर्ट करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए? अच्छा, वेदांता में ट्रेड करना चाहते हैं आप? हाँ जी। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि तेजी वाला करें या मंदी वाला, राइट? हाँ जी, राइट। चलिए राकेश, चार्ट देखकर बताएं। वेदांता इन्होंने स्टॉक तो चुन लिया, लेकिन ये नहीं पता कि ट्रेड किस तरह का किया जाए, तेजी करें या मंदी करें। मेरे ख्याल से आपने वेदांता बिकवाली की राय ऑलरेडी दी है शायद। बिल्कुल अनिल जी, बिकवाली करनी चाहिए। और अगर आप वैसे भी टेक्निकली देखें तो एफएनओ के अंदर टाटा स्टील, हिंडाल्को से पहले वेदांता ने एक नया 52 वीक लो लगाया है। काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 82.75 का स्टॉप लॉस लगा के वेदांता को बेचना चाहिए 58 रुपीज के टारगेट के लिए। ओके, और बिल्कुल, तो यहाँ पर वेदांता पर ऑलरेडी पंकज इनकी बिकवाली की राय है, तो आपके लिए डायरेक्शन क्लियर कट मिल गया। शॉर्ट करके चले, 58 रुपए का लक्ष्य, 82.75 का स्टॉप लॉस। एक और पंकज हमारे साथ है, लेकिन ये वाले पंकज सूरत से नहीं है, गुवाहाटी से हमारे साथ है। पूछिए पंकज जी अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल है रिलायंस कम्युनिकेशन पे। मैंने एक लॉट लिया हुआ रिलायंस कम्युनिकेशन का 65 पे लॉन्ग, 65 रुपए, 69 सॉरी 69 सर, 69 आज ही लिया लगता आपने? नो सर, फ्राइडे को लिया था सर। फ्राइडे को लिया। चलिए 69 पर आरकॉम आपने खरीदा, रिलायंस कम्युनिकेशन, राइट? लेकिन फ्राइडे को तो आरकॉम का भाव 69, सॉरी एक्चुअली सॉरी 79, सॉरी आई मीन लॉस 79। राइट। मैं भी सोच रहा कि 69 तो हो ही नहीं फ्राइडे को। चलिए, आपने 79 में खरीदा है, भाव 70 रुपए 9 रुपए। स्टॉप लॉस लगाया नहीं पंकज जी आपने? सर लगाया था, बट सर मैंने 78 का स्टॉप लॉस लगाया था, पर जिस तरह मार्केट गिरी कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट किया जाए लास्ट 30 मिनट्स में। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी आपके लिए राय ले लेते हैं। ये बताएं नवनीत, क्या किया जाए? 79 की खरीद है, लगभग 8-9 रुपए नुकसान में है। आरकॉम में अभी कोई एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और क्या इन्हें थोड़ा होल्ड करें तो महीने 2 महीने में प्राइस मिल सकती है फिर से?
अनिल जी, चार्ट स्ट्रक्चर्स पे बहुत ज्यादा वीक नहीं है, बट अभी फ्रेश एक ब्रेकडाउन 74 के नीचे देखने को मिला है, तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि स्टॉक बहुत अपसाइड पे सस्टेन करेगा। ओवरऑल टेलीकॉम स्टॉक्स में काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है, भारती, आइडिया, आरकॉम के अंदर में, तीनों के अंदर में। मुझे ये लगता है कि एनी उछाल, जिस हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा एक उछाल एक्सपेक्टेड है मेरे को निफ्टी के अंदर में, समवेयर नियर टू 74-80 के लेवल्स पे, तो वहां के लेवल्स पे अगर आरकॉम समवेयर नियर टू 72-50 के रेंज पे भी मिलता है तो वहां पे एग्जिट करके निकल जाए। उसको होल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है ट्रेड होल्ड करने के लिए। बिल्कुल, तो फिलहाल भरोसा कम है, स्टॉप लॉस जरूर लगाकर रखें पंकज जी, क्योंकि वोलेटाइल हो सकता है स्टॉक। और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। एक्चुअली आपको बताऊं, ये सारे जो सवाल आ रहे हैं ना, ये सारे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी अभी डेडिकेट कर दिया है दर्शकों के लिए, ताकि क्या आपको फोन लगाने की जहमत ना उठानी पड़े। आप सिर्फ उस नंबर पर व्हाट्सएप भेज दें, नंबर आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा, आप व्हाट्सएप भेजेंगे, हम आपका सवाल लेंगे और उस सवाल के बेसिस पर हम आपको फोन करेंगे, हम सामने से फोन करेंगे और पूछेंगे आपका सवाल हमारे कार्यक्रम में। लेकिन इससे पहले सीधे चलते हैं वोकहार्ट की कॉन्फ्रेंस कॉल में, जहां पर मैनेजमेंट जो यूएसएफडीए की तरफ से इंस्पेक्शन हुआ उस पर बातचीत कर रहा है। सुनते हैं क्या कहना है उनका। हबीब खुराकीवाला साहब, वोकहार्ट के चेयरमैन, उनकी बात हमें सुननी है ताकि एक अंदाजा लगे, क्योंकि स्टॉक में आज आपने देखा सुबह काफी तेज गिरावट होती दिखी थी, 11-12% स्टॉक गिरा था, उसके बाद रिकवर होने की कोशिश करता हुआ दिखा। तो आइए सुनते हैं खुराकीवाला साहब को। I think we have filed new 14-15 products, and I'm not very sure how many have been transferred, but they are not very large number, 1 or 2. Mostly we have got it done on a third-party basis. And so what is the current status? Is the plant supplying to any other geographies? Yeah, it is actually approved by MHRA and Ireland, and we are manufacturing our products and supplying to UK. So it is in the full compliance. All our plants are actually in full compliance with UK MHRA authority, including Shenra, where we are supplying the product. So it is, the manufacturing is running actually at our Shendra facility. It is not like a new facility, and therefore the level of inspection we had, because the facility was running by FDA, was not like a new facility, but like a facility which is in operation. And so what is the current revenue that this plant is generating? And apart from UK, which are the other geographies this plant supplies to? No, we are only supplying it to UK and Ireland. Okay. And sir, in terms of, is the company, because of Waluj and Chikalthana plants currently, the status is there is an import alert. Is the company now considering acquire any US FDA approved plant to make up for the issue? Because now 3 of your plants, 2 are under import alert, 1 has a Form 483. So US is totally out of the bounds for you. So is the company currently considering something in terms of an acquisition of any US FDA approved plant? No, we are not considering any of these, but whatever we wanted to manufacture product outsource, we are doing that as a part of a parallel activity, and this activity is for both some of the products which we were manufacturing earlier and some of the new filing also. Okay. And so what is the status of the Waluj and तो हबीब खुराकीवाला साहब जो चेयरमैन है वोकहार्ट के, वो सारे एनालिस्ट लोगों के सवालों के जवाब देते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए स्टॉक में जबरदस्त एक्शन आज के सेशन में, सुबह खुलते ही जो गिरकर पहुंचा ये 1148 रुपए पर और अब है 1240 पर, यानी कि निचले स्तर से लगभग 100 रुपए रिकवर हुआ है स्टॉक, यानी कि लगभग 10% की रिकवरी आई है, 9% की, अभी 3.5% कमजोर है। तो 1285 के आसपास का हाई है, 1148 का लो है, तो शानदार रिकवरी निचले स्तरों से। देखिए स्टॉक बढ़ते जा रहा है, ये तेज गिरावट के बाद से लगातार अब ऊपर आता हुआ दिख रहा है। इसी पर एक राय मैं पहले ले लूं, क्या कहना है इसके चार्ट्स, राकेश बताएं जरा। देखिए अनिल जी, चार्ट्स काफी नेगेटिव थे और चार्ट्स का जो नीचे का टारगेट था वो ऑलमोस्ट इसने अचीव करा है। नीचे में स्टॉक का 1160 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है, वहीं से स्टॉक एक रिबाउंड दिखा रहा है। बट अनिल जी, जिस तरीके से इसका टेक्निकल पैटर्न है, कोई फंसा हुआ है तो रैली को यूज करना चाहिए निकलने के लिए। किसी तरह की बॉटम फिशिंग इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। अगर फार्मा के अंदर देखना है तो वोकहार्ट को छोड़ के अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। रैली के अंदर इसमें से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर निकलने की कोशिश करें अगर किसी के पास वोकहार्ट है तो। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे दर्शक अपने सवाल लेकर हमारे साथ हैं, साथ ही कुछ बेहतरीन पिक्स हैं मेरे पास में
जो नवनीत ने मुझे भेजी है ट्रेडिंग के तौर पर, ऑप्शन की रणनीति भी, ये सब कुछ ब्रेक के बाद। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से उनकी स्टॉक फ्यूचर्स की रणनीति। नवनीत डागा हमारे साथ है। इंटरेस्टिंग बात है कि नवनीत ने खरीदारी की राय सिर्फ एक स्टॉक में दी है और वो है इन्फोसिस। साथ ही राकेश बंसल हमारे साथ है। राकेश ने भी इन्फोसिस खरीदारी करने की राय दी है, तो दोनों की राय इस स्टॉक पर सेम आती हुई दिख रही। नवनीत आप बताएं, आपके लिए क्या टारगेट्स हैं इन्फोसिस के? वेल अनिल जी, लास्ट वीक भी हमने इन्फोसिस पे 1100 के कॉल ऑप्शंस के बाय कॉल्स दिए थे, उसके ऑलमोस्ट टारगेट सारे अचीव हो गए। अभी भी इन्फोसिस आफ्टर रिजल्ट्स के बाद में काफी अच्छा स्टॉक रेजिलियंस दिखा रहा है, काफी स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस है। अभी इमीडिएट लेवल्स पे समवेयर नियर टू 1180 टू 1200 के टारगेट्स नेक्स्ट वीक तक के देखने को मिल सकते हैं, और फ्यूचर्स के लेवल्स पे भी एंट्री ले सकते हैं 1150 की रेंज पे। नीचे के डाउनसाइड स्टॉपलेस, छोटा स्टॉपलेस बना के चल सकते हैं 1135 का। ओके, तो इन्फोसिस खरीदारी करने की राय नवनीत की भी और राकेश की भी जो स्ट्रेटेजी है इन्फोसिस की आपकी स्क्रीन पर, उनकी भी राय खरीदारी की ही है और वो भी कह रहे हैं कि इन्फोसिस में आप तेजी करके चले। तो नवनीत और राकेश दोनों हमारे एक्सपर्ट्स इन्फोसिस पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। लेकिन शॉर्ट करने की राय भी है नवनीत की तरफ से और वो है ब्रिटानिया पर। बताएं क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? देखिए, काफी स्टॉक ने काफी हद तक एक राउंडिंग टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है अपसाइड पे 3000 के लेवल्स पे। 3000 के लेवल्स पे काफी हद तक, काफी बार उसने आउट परफॉर्मेंस देखने की कोशिश की, पर स्टॉक काफी हद तक वहां से रिवर्ट होता हुआ दिखा। अभी एक स्मॉल ब्रेकडाउन देखने को मिला है चार्ट्स पे, जिसके अंदर 2700 2780 के नीचे अगर स्टॉक सस्टेन करता है, इसके अंदर फ्रेश ब्रेकडाउन देखेंगे और नीचे में डाउनसाइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वो है 2720 से लेके 2650 तक के लेवल्स के लिए। तो एक 2780 से 2800 की रेंज पे एंट्री ले और नीचे के डाउनसाइड टारगेट 2650 तक के देख लें और एक अपसाइड स्टॉप लॉस बना के चले, वो 2850 के लेवल्स पे। चलिए, एक और शॉर्ट करने की राय है नवनीत की तरफ से और साथ ही ऑप्शंस की रणनीति भी लूंगा कुछ देर में, लेकिन उससे पहले पटना से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो है सोनल। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने आर पावर का सर लिया हुआ कॉल 1.65 के रेट पे सर। ओके, 62 रुपए 50 पैसे का कॉल खरीदा है आपने, राइट? जी 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 सर। 1 रुपए 65 पैसे। एक और है सर, अदानी पावर का है। अच्छा, 85 पैसे का सर। वो क्या? 35 रुपए। अच्छा, दोनों कॉल खरीदे, यानी दोनों तेजी की पोजीशन बनाई और दोनों पावर स्टॉक में, अदानी पावर, रिलायंस पावर। बताए राकेश, इनके लिए क्या राय होगी? देखिए अनिल जी, रिलायंस पावर ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया था और जब इन्होंने कॉल खरीदा था उस समय तो बिल्कुल माहौल एकदम ठीक था, बट इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया अपनी कॉल के अंदर। अगर 56 रुपए के जब लेवल स्टॉक ने तोड़े थे तब निकल जाते तो बेहतर रहता, क्योंकि अब इन्होंने ऑलरेडी स्टॉक लिया हुआ है और ऊपर से काफी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो मेरा ऐसा मानना है नीचे में 48 रुपीज के लेवल पे नजर रखें। अगर ये लेवल टूटते हैं तब तो डेफिनेटली कुछ नहीं मिलेगा, बट उससे पहले अगर 48 के लेवल्स नहीं टूटते हैं तो एक पुल बैक आने के चांसेस हैं, तो पुल बैक पे नजर रखनी चाहिए। अगर पुल बैक पे 56 रुपए के लेवल्स टूटते हैं तो पोजीशन को होल्ड करें। अगर 56 रुपीज के अराउंड स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है और वहां से तो वापस नीचे की तरफ घूमता है, तब निकलने की कोशिश करें रैली के अंदर। तो ये राय है आपके लिए आर पावर और अदानी पावर में। अदानी पावर पर भी क्या इसी तरह की राय होगी राकेश? नहीं अनिल जी, अदानी पावर का टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। मेरा ऐसा मानना है अदानी पावर के अंदर इनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए ऊपर की तरफ। अदानी पावर के अंदर 34 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस और ऐसा लगता नहीं है कि स्टॉक इमीडिएटली इसके ऊपर निकलेगा। जिस तरीके से निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है, अगर कोई पुल बैक आता है इसके अंदर तो कॉल में से निकलने की कोशिश करें। ओके, तो ये राय है आपके लिए अदानी पावर पर। दोनों में निकलने की राय है। सोनल, शायद गलत हो गया खरीदना, उस समय तो माहौल ठीक था, लेकिन अब थोड़ा सा आप अटक चुके हैं। पुणे से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिकेत, जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है, हम बात करेंगे उनसे। अनिकेत, पूछिए अपना सवाल। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, मेरा सवाल है सर एशियन पेंट पे। एशियन पेंट का 1000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदा हुआ है मैंने ₹2.30 पे, फ्राइडे क्लोजिंग पे। ठीक बात है। तो जानना चाहता हूँ एशियन पेंट के नतीजे आ जाने वाले हैं, तो ये पॉजिटिव रहेंगे या कैसे रहेंगे?
चलिए, तो नतीजों के लिए आज से एशियन पेंट्स में की है खरीदारी, और मैं बता दूं 12% इसका रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद है, 21-22% मुनाफा बढ़ने की हमारी उम्मीद है, 448 करोड़ के आसपास का। तो ये एक बड़ा नतीजा है जो आज आने वाला। स्टॉक वैसे तो मजबूत दिख रहा था, लेकिन नवनीत आज थोड़ा सा सुस्त है। इनका कॉल खरीदने का डिसीजन सही है क्या? 1000 रुपए में रिस्क तो कम है, सिर्फ ₹2.30 की। नहीं, रिस्क बहुत कम है, बट अपसाइड टारगेट इसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। 1000 लेवल से ऑलमोस्ट 12 से 13% अपसाइड के लिए, यहाँ से इस लेवल्स के लिए कम से कम इसको उतना मूव आना पड़ेगा 10% का, जब जाके इनको बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा। बट मुझे 1000 स्ट्राइक प्राइस थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट अगर थोड़ा सा नियर अबाउट स्ट्राइक प्राइस पे होता तो इसके अंदर चांस ले सकते थे, पर इमीडिएट लेवल्स पे मैं इनको अगर समझिए नतीजे के बाद स्टॉक फिर से 900-910 रुपए के आसपास आ जाए तो क्या कोल का भाव 4-1 रुपए के आसपास हो सकता है? मुश्किल है अनिल जी, क्योंकि अगर नतीजों के बाद में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मार्केट में गिर जाती है, अगर एक्सपेक्टेशन हाई है और अपसाइड रहता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कॉल ऑप्शंस की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी गिर जाएगी, तो उसके अंदर में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस के अंदर में बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। मतलब स्ट्रक्चरली अभी भी लगता है कि समवे नियर टू 895 to 900 की रेंज में बहुत रेजिस्टेंस है स्टॉक के अंदर में, तो उसके ऊपर अगर निकले तो ही इसके अंदर में एक डाउनसाइड स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं इसका 860 के फ्यूचर्स लेवल्स का। चलिए, आपके लिए रिस्क तो कम ही है, 2 रुपए के, उतना तो आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन 900-910 के पार निकला अनिकेत जी तो फिर स्टॉक में बड़ी तेजी बनेगी। रिजल्ट तो अच्छा आने की उम्मीद है, देखिए क्या होता है। रिकवरी हो रही है बाजार में, महज 15 अंक नीचे है सेंसेक्स, 5 अंक नीचे निफ्टी है। लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद ऑप्शंस की रणनीति और साथ ही एक और ट्रेडिंग पिक्स है नवनीत की, वो आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और अब लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति। नवनीत दागा ने हमें भेजी है, और वो भेजी है बैंक निफ्टी पर। नवनीत कह रहे हैं कि 15,000 का पुट खरीदें, यानी कि मंदी की पोजीशन बनाएं और उसे खरीदना है आपको 180-190 रुपए के आसपास। लक्ष्य रखें आप 280 से 320 रुपए का ऊपर की तरफ, 140 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर मंदी की पोजीशन बनानी हो तो फिर बैंक निफ्टी का पुट खरीदा जा सकता है। ये है नवनीत की राय। वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। नवनीत और राकेश, शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए वक्त निकालकर ट्रेडर्स हॉटलाइन में अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार स्टेबल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं दिग्गजों पर, लेकिन फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर जबरदस्त प्रेशर। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही, और एक वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे शेयरों पर फटाफट सलाह। सौदा आपका जारी रहेगा प्रियंका संभव के साथ। भारी गिरावट से बाजार पर दबाव कायम, निफ्टी 7,400 के करीब, मिड कैप शेयरों में कोहराम। ऑटो एंसिलरी और एविएशन शेयरों ने बनाया बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव। स्पाइस जेट 5.5% और जेट एयरवेज 3.25% नीचे। विप्रो के नतीजे मिले जुले, मुनाफा अनुमान से कम लेकिन मार्जिन बेहतर। कंपनी ने गाइडेंस बढ़ाया, शेयर पर हल्का दबाव। कोटक महिंद्रा और माइंट्री के नतीजों का इंतजार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे कल। तीसरी तिमाही में जीआरएम $12 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान। सिंगापुर बेंचमार्क से $4 ज्यादा। एक्सपोर्ट के मोर्चे पर चिंताएं बढ़ी, दिसंबर में 15% की भारी गिरावट के साथ $22,200 करोड़ के करीब इंपोर्ट 4% फिसला। आरबीआई की पीएसयू बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक आज। कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग और प्रोविजनिंग पर होगी चर्चा। और टीडीएस घटकर हो सकता है आधा। जस्टिस ईश्वर कमेटी ने टीडीएस 10% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर।
तो बाजार में हमने बहुत ही गहरा दबाव देखा था। उन लेवल से थोड़े से जरूर उभर रहे हैं बाजार, लेकिन उतार चढ़ाव जारी है। सेंसेक्स में 17 अंकों की गिरावट है, निफ्टी 6 अंकों से कमजोर है, मिड कैप 178 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में जो दबाव हमने सुबह देखा था उससे थोड़ा सा संभलते हुए 12 अंकों का ही दबाव यहां बचा है। मेरे साथ है मार्केट एक्सपर्ट रजत के बोस.com के रजत बोस। नमस्ते रजत, निफ्टी में क्या करने की सलाह देंगे? वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन है, दबाव में है निफ्टी काफी। देखिए, पिछले हफ्ता से मैंने ये बोलते आए थे और सोशल मीडिया में भी दिया था कि 7385 का लेवल मेरे लिए बहुत अहम लेवल था, और वो लेवल आज टूटा तो था लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट के लिए 7383 का बॉटम बना के अभी निफ्टी ऊपर आए हैं। तो जो लोग अभी थोड़ी एग्रेसिव है, एक बार वो 7383 का बॉटम मान के यहाँ पे खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही बाजार जो है वो ओवरसोल्ड जोन में है। तो ये एक अहम सपोर्ट जब अभी काम किया है और अब ज्यादा दूरी पे नहीं है, उससे सिर्फ 40 पॉइंट या 45 पॉइंट की दूरी पे है, तो उतनी छोटी स्टॉप लॉस से एक बार निफ्टी में खरीदारी भी किया जा सकता है एक पुलबैक रैली को उम्मीद करके। और ऐसा भी जो पुट राइटिंग 7300 7400 में हो रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि ये सपोर्ट हो सकता है इस बार के लिए होल्ड कर जाए और एटलीस्ट एक छोटी सी पुलबैक रैली देखने को मिले। मैं ये सलाह दूंगा कि आपको शॉर्ट पोजीशन में अगर अच्छा नाफा मिल रहा है तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेना बेहतर रहेगा, एटलीस्ट बुक पार्ट प्रॉफिट्स फॉर श्योर। और एक स्टॉक जिस पर नजर डालना चाहिए वो है मार्क्सन फार्मा। सुबह हमने देखा था गिरावट से यहां पर शुरुआत हुई थी, लेकिन अब उन लो से ऊपर आते हुए मार्क्सन फार्मा को हम देख रहे हैं कि गोवा फैसिलिटी को लेकर के यूके ड्रग रेगुलेटर को कुछ चिंताएं थी, और इस बात को लेकर के हम सुबह इसे लगातार दबाव में देख रहे थे, लेकिन अब इस दबाव से बाहर निकल रहा है मार्क्सन फार्मा। अब हरे निशान में वापस आते हुए मार्क्सन फार्मा को हम यहां पर देख रहे हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। जयपुर से विष्णु दत्त मेरे साथ हैं। नमस्ते विष्णु जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैडम, मेरे पास SBI के हैं 500 शेयर @195। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्या करने की सलाह देंगे आप रजत? इन्हें अभी लॉस हो रहा है 11 रुपए पर शेयर। आप SBI के टेक्निकल चार्ट्स कैसे देख रहे हैं रजत? देखिए प्रियंका, SBI की टेक्निकल चार्ट अगर देखा जाए तो वो डाउन ट्रेंड में है और अब आज के दिन थोड़ी सी रिकवरी उम्मीद किया जा सकता है। मैं उनको ये कहूंगा कि अगर उनका ये पोजीशन शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए नहीं है तो उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि 181 वुड बी अ मेजर सपोर्ट फॉर स्टेट बैंक। जब तक वो नहीं टूट जाता है, अगर ये उनका निवेश है, मध्यम से लंबी अवधि का निवेश के लिए अगर सोच के लिया है तो बने रहना चाहिए। फिलहाल कोई ऊपर की टारगेट नहीं देना मांगता हूं, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, बट इतना कहना अच्छा होगा कि 181 का स्टॉप लॉस में बने रहने से शायद उनको नफा मिल सकता है। ओके, सो 181 रुपए का स्टॉप लॉस SBI में ध्यान रखें, होल्ड करें। पोरबंदर से हुसैन से बात करते हैं। नमस्ते हुसैन, बताइए कौन से शेयर है जिस पर सलाह चाहते हैं आप? मैडम, मेरे पास क्वालिटी लिमिटेड का शेयर मैंने 50 रुपए में 10,000 शेयर आपके 4-5 साल पहले लिया हुआ है। तो अभी वो 150 तक गया था रिसेंटली, लेकिन अभी वापस 104-5 के आसपास आ गया था। तो उसमें क्या करना चाहिए? ओके, और एक हमें पता चला था मार्क्सन फार्मा पे भी पूछना चाह रहे थे। जी, रिसेंटली मैंने वो 99 में 1000 शेयर लिया हुआ है, तो अभी तो उसमें ये लो सर्किट चल रहा है, तो अभी क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, मार्क्सन फार्मा आपको चिंता में डाल सकता है। आज सुबह ही हमने देखा था शेयर में जबरदस्त गिरावट थी, लेकिन अब उन लेवल से ऊपर आ रहा है मार्क्सन फार्मा। ऑलमोस्ट 14% रिकवर कर चुका है, लेकिन वापस लाल निशान में फिर से रुक कर रहा है उसी तरफ। तो रजत, मार्क्सन फार्मा बहुत क्रिटिकल है कई लोगों के पास, जिनके पास होगा वो भी जानना चाह रहे होंगे क्या करें जिस तरह का हम रुझान देख रहे हैं। तो एक पहला तो मार्क्सन फार्मा बताइए, और दूसरा यहाँ हुसैन साहब का शेयर था क्वालिटी, 10,000 शेयर 5 साल पहले खरीदे थे 50 रुपए पर। तो मार्क्सन फार्मा से शुरुआत कीजिए रजत। देखिए, जहां तक मार्क्सन का सवाल है, मैं बोलूंगा कि इस रैली में इसको
76 से 80 ये रेंज पार करना चाहिए। अगर नहीं पार कर पाता है तो वो रैली जब खत्म होगा, ये अभी पुल बैक चल रहा है ना, आज के दिन 56 रुपया से अभी 64 रुपया देख के फिर 60 रुपया 75 पैसा में, या तो आज का लो तोड़ देने से निकल जाइए, या तो इस रैली में 76 से 80 ये क्रॉस नहीं करने से, जब भी होता है रैली खत्म होता है उसमें से निकल जाइए, बेहतर रहेगा। और जहां तक आपका क्वालिटी का सवाल है, क्वालिटी 105 रुपया के नीचे स्टॉप लगा के क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लगाइए, बने रहिए, क्वालिटी बाद में जाके रिकवर करेगा, ऐसे ही उम्मीद करना चाहिए। कौशिक जुड़ गए मेरे साथ मेहसाना से। कौशिक रावल, नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? कैडिला हेल्थ केयर मैडम, कैडिला जी, कैडिला हेल्थ केयर के कौशिक जी के पास है 100 शेयर, 325 रुपए की इनकी खरीदारी रही है। रजत, कैडिला हेल्थ केयर आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? 22 रुपए 26 पैसे का नुकसान यहाँ कौशिक जी को उठाना पड़ रहा है, क्या करें कैडिला में? मेरे ख्याल से इसमें अगर कोई कारण से इन दिनों में जो लो बना था करीबन 305, मतलब आप 300 के नीचे स्टॉप लगा के बने रहिए, और 300 कोई कारण से तोड़ देता है तो निकल जाइए, क्योंकि इसका अभी फिलहाल ऊपर की तरफ मूवमेंट होना मुश्किल लगता है। रमेश प्रजापति का सवाल हमारे पास आया है कलोल से। रमेश जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो जी रमेश जी, बताइए, सौदा आपका से हम बोल रहे हैं, कौन से शेयर है जिस पर सवाल पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, मेरे पास कावेरी सीड का 375 का में है, और मास्कन फार्मा 280 के भाव में है। ओके, सो कावेरी सीड और मार्क्सन फार्मा, जिस पर अभी अभी हमारी बातचीत भी हो रही थी कि मार्क्सन फार्मा में क्या करना चाहिए, लोअर सर्किट देख चुका है और आज ये रिकवर भी हो रहा है, इसमें थोड़ी सी रुकने की सलाह दे रहे थे आपको रजत, लेकिन कावेरी सीड्स पर सलाह लेते हैं आपकी। कावेरी सीड में क्या करने की सलाह देंगे रजत? इनकी खरीद का भाव 380 दिखा रहा है हमारा स्क्रीन, लेकिन ये कह रहे थे 375 के आसपास इन्होंने खरीदारी की है। 200 शेयर है कावेरी सीड्स के। देखिए फिलहाल 320 के आसपास चल रहा है, लेकिन 303 पे जो ये लो बनाया था 30 दिसंबर के दिन, वो लो अगर तोड़ के नीचे क्लोज कर दे तो इसमें से निकल जाना ही बेहतर होगा। ये स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है, फिलहाल ऊपर जाने की कोई संकेत अभी तक नहीं दे रहे। और शानदार रिकवरी यहाँ बैंक निफ्टी दिखा रहा है। हमने सुबह दबाव के साथ बैंक निफ्टी की शुरुआत होती हुई देखी थी, लेकिन अब देखिए शानदार रिकवरी, 22 अंकों की मजबूती है, ऑलमोस्ट 160-70 अंक ऊपर आ चुका है, 15,234 पर बैंक निफ्टी है। जबरदस्त रिकवरी और ये बढ़ती जा रही है। तो रजत ये बताइए, आप लकी चार्म की तरह आए हैं बैंक निफ्टी के लिए, क्या करने की सलाह देंगे, यहाँ क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए आज सुबह मैंने इसके लिए 14,990 का जो सपोर्ट लेवल था उसी सपोर्ट लेवल को वॉच कर रहा था। उसके नीचे तो गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, अच्छी रिकवरी दिया। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की चार्ट में वी शेप इंट्राडे चार्ट में रिकवरी दिखा रहे, और सबसे अहम चीज ये है कि ये 15,200 को भी पार करके ऊपर चलने लग रहा है। अगर इस रैली में आज नहीं तो कल तक 15,500 का लेवल पार कर ले तो बैंक निफ्टी में हो सकता है एक छोटी सी पुलबैक रैली देखने को मिल जाए। फिलहाल बैंक निफ्टी के बारे में मेरा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पुलबैक रैली पैन आउट करेगा। ओके, सो ये पुल बैक रैली जो हम बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, सुबह दबाव के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन अब उन लेवल से ऊपर आते हुए, और इसीलिए बैंक से जुड़े सभी स्टॉक्स में भी हम तेजी लौटते हुए देख रहे हैं। कर्नाटका बैंक, कैनरा बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ये कुछ बैंक है जो हरे निशान में आ गए हैं वापस। और अब हम बात करते हैं आकाश से, लखनऊ से जुड़ गए हमारे साथ। नमस्ते आकाश, बताइए किस शेयर पर सलाह चाहते हैं? मैम मैंने ONGC खरीदा है 225 की कॉस्ट पे 100 शेयर। रजत, ONGC आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है? क्या सलाह देंगे यहाँ आकाश को, क्या करना चाहिए इन्हें? 10 रुपए 20 पैसे के नुकसान पर आकाश बैठे हैं। देखिए ONGC के लिए 52 वीक लो के आसपास ONGC चल रहा है। मैं उनको कहूंगा कि आप फिलहाल
एक काम करिए, इसमें यहाँ से 210 के नीचे क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लगा के बने रहिए। अगर उसके नीचे नहीं जाता है क्लोजिंग प्राइस में तो आप इसको लेके बैठे रहिए, और 240 अगर पार नहीं करता है कोई भी पुल बैक रैली में तो फिर निकल जाने से ही बेहतर होगा। फिलहाल ऑयल एंड गैस सेक्टर में वो तेजी की माहौल नहीं है। ओके, सो ओएनजीसी होल्ड कीजिए आप और 240 को जरूर वॉच कीजिए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें निफ्टी वापस रिकवर कर रहा है और रिकवर करते करते अब इस हरे निशान के बेहद करीब निफ्टी पहुंच रहा है। सेंसेक्स में भी हमने जो सुबह का दबाव दिखा था उससे उबर रहा है सेंसेक्स भी। लेकिन अभी लेते हैं एक आईटीएल का अपडेट। बैंक निफ्टी ऑलरेडी हरे निशान में आ गया, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर चल रहा है आईटीएल का मुकाबला, और इस मुकाबले में देखते हैं क्या है स्कोरबोर्ड इन सभी का। इंडियन ट्रेडिंग लीग के महामुकाबले में ट्रेडर विमेन और कमोडिटी लीग में चल रही है जबरदस्त खरीदारी और बेचने का सिलसिला। विजेश गुप्ता 186% के रिटर्न के साथ ट्रेडर लीग में नंबर 1 के पायदान पर विजेश गुप्ता। और अब नजर डालते हैं कि विमेन लीग में कौन है आगे, तो सारिका आरू हैं 141% के शानदार रिटर्न के साथ नंबर 1 के पायदान पर। सारिका है सबसे आगे अभी फिलहाल। कमोडिटी लीग में आगे चल रहे हैं असलम परवेज 60% के शानदार रिटर्न के साथ। तो ये है आईटीएल का अपडेट आपके सामने। और अभी आईटीएल में हमने देखा किस तरह से असलम परवेज कमोडिटी लीग में चल रहे हैं सबसे आगे नंबर 1 पर। वक्त है ब्रेक का। आगे रिलायंस के नतीजों को लेकर अनुमान की बात करेंगे। कल आने वाले हैं रिलायंस की तीसरी तिमाही के नतीजों पर क्या है अनुमान, जानने के लिए चलते हैं सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। नीरज, क्या उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बेहद शानदार नतीजे पेश करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। तीसरी तिमाही दिसंबर तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं, जो दूसरी तिमाही के उन्होंने रिकॉर्ड रिजल्ट पेश किए थे उससे भी बेहतर होंगे। रिजल्ट क्यों बेहतर होंगे, इसको लीड करेगा रिफाइनिंग बिजनेस, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड की कीमतें गिरी उससे बहुत ज्यादा मार्जिन एक्सपेंड हो रही है। अनुमान है हमारा कि जो मुनाफा होगा वो तीसरी तिमाही में वो 6,950 करोड़ रुपए होगा, जबकि दूसरी तिमाही में 6,561 करोड़ था। यानी दूसरी तिमाही के मुकाबले मुनाफा कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जीआरएम जो है, जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है, उसमें अब तक की रिकॉर्ड बढ़त होगी जो $12 के आसपास हो रही है। ये बढ़त पिछली जो दूसरी तिमाही का रिकॉर्ड जीआरएम था उससे भी ज्यादा है और सिंगापुर के बेंचमार्क से $4 के से ज्यादा की बढ़त है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड रिजल्ट्स होंगे और अब तक के सबसे बेहतरीन नतीजे रिलायंस पेश करेगी। और जिस तरीके से 28% एबिट बढ़ने वाला है जीआरएम के कारण, वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। पेटकेम बिजनेस में हल्का सा गिरावट है, लेकिन वो चूंकि रिफाइनिंग इतना ज्यादा बढ़िया बिजनेस कर रहा है कि वो गिरावट आप रिजल्ट पे असर करती हुई नहीं दिखेगी। तो दूसरी तिमाही के मुकाबले जो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड था, तीसरी तिमाही के नतीजे रिलायंस के बेहद शानदार होंगे। जीआरएम बढ़ता हुआ दिखेगा, रिफाइनिंग बढ़ती हुई दिखेगी और प्रॉफिट भी शानदार बढ़ता हुआ दिखेगा। शुक्रिया नीरज। तो साफ तौर पर जिस तरह के क्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है और इसके बूते हम देखेंगे बेहतर रिजल्ट पेश करते हुए रिलायंस। मेरे साथ रजत हैं। रजत, आपसे समझना चाहूंगी, आपको कैसा दिखता है रिलायंस टेक्निकल चार्ट्स पर? रिलायंस टेक्निकल चार्ट पे मुझको लगता है दिस विल बी द स्टॉक फॉर 2016। मेरा पहला प्रोजेक्शन है 1180 ऊपर के। हम अपना क्लाइंटों को और आपकी दर्शकों को, आपकी सिस्टर चैनल की दर्शकों को सबको सलाह दिया है कि रिलायंस कोई भी डीप में खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि मुझको लग रहा है रिलायंस का पहला टारगेट होगा 1180। आने वाले दिनों में उससे और भी आगे जा सकता है। तो ऐसा उम्मीद करके कोई भी डिप में रिलायंस को खरीदारी कीजिए और 990 के नीचे स्टॉप लगा के इसमें बने रहिए।
बाय ऑन डिप 990 का स्टॉप लॉस, इसका ख्याल जरूर रखें। लेकिन आपको यहां पर बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं वो टीवी 18 का चैनल है। टीवी 18 और इसकी होल्डिंग कंपनी नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, लेकिन ब्रेक के बाद रजत बोस के साथ हम लेकर आएंगे स्टॉक फटाफट। वेलकम बैक। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। रजत बोस मेरे साथ बने हुए आपके सवालों का जवाब देने के लिए। राजीव कुमार का पहला सवाल है, जानना चाहते वेल्सपन इंडिया में क्या करें। 88 शेयर हैं, 123 रुपए की खरीद है। देखिए, इनको तो ढेर सारे प्रॉफिट मिल रहा है, इनके लिए ये काउंटर मल्टीबैगर रहा, इसको होल्ड करना चाहिए। अगला सवाल संजीव कुमार का, कोरोमंडल इंटरनेशनल 2500 शेयर, 162 की खरीद। कोरोमंडल को एग्जिट हो जाना चाहिए, ये चार्ट में खराब लगता है। रोमित शर्मा के पास है हेवल्स की 50 शेयर, 291 रुपए की खरीद रही है। एग्जिट बिलो 270, 270 के नीचे निकल जाना चाहिए। रायपुर से रहमत कुरैशी, जीएसएफसी के 900 शेयर, 90 रुपए की खरीद है। उनको होल्ड करना चाहिए, स्टॉप बिलो 70 रख के होल्ड करिए। नैनीताल से संजय जानना चाहते हैं एसकेएस माइक्रो फाइनेंस 100 शेयर, 520 रुपए की खरीद। एग्जिट हो जाना चाहिए, ये वीक लग रहा है। अहमदाबाद से नितिन के पास है वीटीएम लिमिटेड के 200 शेयर, 26 रुपए की खरीद रही है। इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, मुनाफा वसूली कर लीजिए। गणेश कामले जानना चाहते हैं फेडरस लॉयड में क्या करें। 50 शेयर, 102 रुपए की खरीद। कोई भी रैली मिले इससे एग्जिट हो जाइए। जालंधर से अतुल, अबान ऑफशोर 42 शेयर, 208 रुपए की खरीद। देखिए, इनके पास में कॉन्ट्रैक्ट की कमी है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, एग्जिट हो जाना चाहिए। सतना से अजय झा, सुजलॉन एनर्जी 1000 शेयर, 21 रुपए 90 पैसे की खरीद। मेरे ख्याल से इससे भी एग्जिट लेना ही बेहतर होगा। इसी के साथ रजत, आज हमारे पास इतना ही वक्त था। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौदा आपका में मुझे भी यही इजाजत दीजिए। आगे हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार की सारी हलचल अपडेट के साथ कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।